प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट एवं जनजातीय कार्य मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने खालवा विकास खंड के आवलिया रोशनी में 224 करोड़ से भी ज्यादा की लागत से बनने जा रही आवलिया मध्यम सिंचाई परियोजना का अवलोकन किया। इस दौरान जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिविर लगाकर पात्र ग्रामीणों को जो भी मुआवजा संबंधित समस्या हो उसका निराकरण करें। वहीं जनजातीय कार्य मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने बताया कि इस परियोजना के बन जाने से क्षेत्र के 14 गांव के किसानों के खेतों में पानी पहुंचेगा, जिससे 6000 एकड़ जमीन सिंचित होगी। इससे यहां के किसान भी अब 3 फसलें लगाकर उन्नत खेती कर सकेंगे। इस दौरान जिला कलेक्टर अनूप कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र कुमार सिंह, डीएफओ राकेश डामोर सहित विभिन्न अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मध्यम परियोजना जिससे 324 करोड़ की योजना 29 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी और आज हमारे सिंचाई मंत्री जी आए थे। इसका शुभारंभ करने के लिए वहीं से बटन दबा के शुभारंभ करेंगे। आने वाले बरसात के बाद ये पानी रोका जाएगा और इस पानी से 14 गांव के लोग लगभग 6000 एकड़ ज़मीन सिंचित होगी। जहां पानी नहीं पहुंचता था वहां 2 फसल 3 फसल होगी। 10 करोड़ रुपया मुआवजा के लिए भी हमने बुलवा लिया है। पानी भरने के पहले वो 10 करोड़ रुपया मुआवजा का वितरण हो जाएगा। जो कुछ छोटी मोटी शिकायतें हैं ज़मीनों के बंटवारे को लेकर के, मुआवजे को लेकर के, लगातार आंवलिया रोशनी में अधिकारी कैंप लगाएंगे और आने वाले 1 महीने के अंदर वो सारे प्रकरण को निराकरण कर दिया जाएगा। जनता की सुविधाओं के लिए मध्य प्रदेश और आदिवासी क्षेत्र के लिए हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की ये और एक बड़ी सौगात होगी, जो 29 तारीख को 324 करोड़ से 6000 एकड़ ज़मीन एक्स्ट्रा सिंचित होगी, तो किसानों के चेहरे पर निश्चित ही खुशी आएगी। खालवा से मुकेश जाधव की रिपोर्ट। मामला ग्राम साका श्यामजी में स्थित चेतनवीर हनुमान जी मंदिर का है, जहां प्राचीन मंदिर पर सेवार्थ श्री श्री संत रामदास सोमेश गुरु जी महाराज अमरण अनशन पर हैं। रेसई बांध परियोजना के अंतर्गत आने वाले गांव साका डूब क्षेत्र में है, जिससे मंदिर भी प्रभावित है, जिसकी कोई भी उचित व्यवस्था नहीं की गई। यदि मंदिर और आश्रम परिसर का विस्थापन सही ढंग से नहीं किया गया और उचित जगह नहीं दी गई तो प्रशासन द्वारा मांगे गए 7 दिन के समय में निराकरण नहीं होता तो आमरण अनशन की चेतावनी दी गई है। हाँ गुरुदेव, आपका नाम? संत रामदास महात्यागी, बिलवाड़ी भोईपुरा, शाखा श्याम जी, जिला नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़, तहसील नरसिंहगढ़। यहाँ मैं विराजता हूँ। चेतन हनुमान जी का दरबार है ये, और यहाँ सेवा करते हुए कई वर्ष हो गए। अभी पहले हमारे गुरु गंगादास जी यहाँ सेवा करते थे, जिन्होंने सब मंदिर स्थान आश्रम को सुचारू रूप से चलाया और करते हुए अपने यहीं पार्वती के पास अपना शरीर को त्याग दिया और उनकी वहाँ समाधि बनी हुई। उसके बाद फिर हम यहाँ आके सेवा करने लगा। भगवान का कार्य संत अनुसार, संतों की परंपरा अनुसार, अखाड़े द्वारा के कहे अनुसार संत की परंपरा को आगे लेके चला और कार्य कर रहा। अब यहाँ पे डैम जो बांध बन रहा है, जिसके कारण आज वो ये जगह और स्थान आश्रम साधु का डूब रहा है और हम जिसमें परेशान हो रहा हूँ। कार्य सबका मुआवजा, ज़मीन, प्लाट सब दे दिया गया, लेकिन हम उसमें वंचित रहे, हमें देखा नहीं गया, जिसके कारण से हम हमारी बात हुई सबसे, एसडीएम से, कलेक्टर से, सीएम हेल्पलाइन पे, लेकिन उसमें कुछ सुनवाई नहीं हुई, जिसके कारण हमने आग लगाने का भी प्रयास करा पेट्रोल लगा के, जिसमें तहसीलदार साहब ने हमें रोक दिया। उन्होंने 2-5-7 दिन का बोला है। आपने सभी सूचनाएं दी? सभी सूचनाएं आपने प्रशासन को अवगत करवाया? हमने सभी अपनी जो सूचनाएं, अपना जो स्थल है, जो आश्रम है बलदेव को यहाँ बताया, अवगत कराया कि यह साधु रह रहा है, बलदेव आश्रम है, जिसका ये कार्य आपको करना है। और उसके कार्य कुछ भी
उस पर कोई निराकरण नहीं हुआ, सिर्फ मतलब गुमराह किया गया, सिर्फ मतलब बातें बनाई गई और उसमें कोई मतलब कोई ठोस कार्य, उनका ठोस कदम धर्म के लिए, संत के प्रति उनका नहीं हुआ। कितने दिन से आप अनशन पे हो? अभी अनशन पे भी मालूम पड़ा है आप अनशन। हम 2-3 दिन से हमने भोजन का त्याग कर दिया। पहले तो हम शरीर से चाय पानी पे जिंदा हूँ, वो भगवान के भरोसे जिंदा हूँ। वो बाकी 5-7 दिन तक और जिंदा रहूँगा। बाकी उसके बाद फिर मैं जो भी मुझे करना हो, शासन प्रशासन गांव बस्ती को लेके वो फिर मैं वो कार्य करूँगा, चाहे उसमें कुछ भी होना हो या नहीं हो। फिर वो सरकार जाले, प्रशासन जाले, अधिकारी जाले, फिर गांव वाले जाने। प्रशासन के अधिकारियों ने मेरा आपको कार्य ये है कि धर्म के लिए जीना है, धर्म के लिए मरना है, और धर्म के लिए कार्य करना है। प्रशासन ने आपको 2-3 बार जमीन भी दिखा दी। प्रशासन ने हमें सिर्फ ज़मीन दिखाने का बहाना बनाया, वो सिर्फ कराया, वो बाकी उनने कार्य कुछ नहीं करा। उनने हमें लिखित में भी हमसे ले लिया, लेकिन उनने जो भी कार्य ज़मीन को हमें देना है उस पर कागज़ पे हमें रखना, उसने कुछ नहीं करा। आपसे आश्वासन? हाँ, आश्वासन बस प्रशासन सरकार देती रही, लेकिन उससे कोई नतीजा वो रूपरेखा नहीं निकली है, जिसके कारण आज हम परेशान हैं और अब हम कुछ भी करने को तैयार हो। अभी प्रशासन की तरफ से आपका क्या कार्रवाई हुई है? प्रशासन अभी ये कह रहा है कि हम 2-5-7 दिन में आपका निराकरण करेंगे, जो भी हो सका वो हम आपके लिए करेंगे। और हमारा ये कहना है कि हमारा जिस प्रकार धर्म समाज और अपने संत समाज का एक नियम होता है, एक आश्रम होती है, एक व्यवस्था होती है, संसार से हटकर, संसार से दूर, तो वैसी व्यवस्था हमारी सरकार करे या हमें वैसा देखे, वो संत के हिसाब से कार्य करे तो उससे अच्छा रहेगा। नरसिंहगढ़ से वीरेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट। तहसीलदार कोर्ट में अभिभाषक पैरवी नहीं करेंगे। दरअसल तहसील न्यायालय में तहसीलदार द्वारा अभिभाषक का आवेदन लेने से इनकार करने और अभिभाषक के साथ अभद्रता करने पर अब अभिभाषक संघ में आक्रोश है। एक बैठक आयोजित हुई। संघ ने निर्णय लिया कि वे तहसीलदार के न्यायालय में पैरवी नहीं करेंगे। तहसीलदार मोहम्मद इरशाद खान के न्यायालय में अभिभाषक संतोष गोचर द्वारा प्रयुक्त आवेदन पत्र को तहसीलदार ने लेने से इनकार कर दिया था। गोचर ने आवेदन लेने का अनुरोध भी किया। तहसीलदार द्वारा आवेदन को फेंक दिया गया और गोचर के साथ अभद्रता की गई। इसे लेकर अभिभाषक संघ ने बैठक आयोजित कर निर्णय लिया कि आगामी दिनांक तक मोहम्मद इरशाद खान के न्यायालय में काम नहीं करेंगे और उनके न्यायालय में उपस्थित नहीं रहेंगे। इसके पूर्व भी तहसीलदार के खिलाफ अभिभाषक संघ ने एसडीएम को ज्ञापन दिया था। ज्ञापन में तहसीलदार द्वारा तहसील कार्यालय में पेशी के दौरान पटवारी के साथ हंसी ठिठोली करना, न्यायालय में शाम 7 बजे तक सुनवाई करना जैसे आरोप लगाए थे। जानकारी अभिभाषक संघ अध्यक्ष विनोद जैन द्वारा दी गई। अभिभाषक संघ के हमारे एक अभिभाषक संतोष गोचर वकील साहब के साथ में तहसीलदार महोदय के द्वारा दुर्व्यवहार किया गया एवं उनके द्वारा किसी प्रकरण में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। उस आवेदन पत्र को उनके द्वारा नहीं लिया गया, जबकि प्रक्रिया विधि अनुसार उस आवेदन को उन्हें लेना चाहिए था। भले ही उस आवेदन को वो स्वीकार करें या अस्वीकार करें, लेकिन उन्होंने उस आवेदन को फेंक कर उन्हें वापस किया एडवोकेट को। तो कहीं न कहीं अभिभाषक की गरिमा को ठेस पहुँची है। और पूर्व में भी तहसीलदार महोदय की कार्यप्रणाली को लेकर अभिभाषक संघ में लगातार शिकायतें आई है। तो उसी बात से काफ़ी अधिकांश अभिभाषकगण व्यथित थे और इसी कारण से सभी अभिभाषकों की सहमति से एवं सभी कोरम पूर्ण करने के बाद में अभिभाषक संघ के द्वारा निर्णय लिया गया कि तहसीलदार महोदय की न्यायालय में अभिभाषकगण कार्य नहीं करेंगे एवं जब तक कुछ अच्छी व्यवस्था नहीं होती है तब तक उनकी न्यायालय में हम कोई भी अभिभाषक महत्वपूर्ण अभिभाषक संघ का कोई भी अभिभाषक कार्य करने नहीं जाएगा। जी, आपका शुभ नाम? वह तहसील कार्यालय में बताएं क्या? भाई साहब, कल एक पक्षकार का में पैरवी करने के लिए श्रीमान न्यायिक दंडाधिकारी तहसीलदार महोदय इशरात खान साहब के न्यायालय में गया था। मेरे काफ़ी निवेदन करने के उपरांत भी उन्होंने प्रकरण में आवेदन लेने से मना कर दिया, अभद्रता करी और करीबन मैंने 4 बार उनके द्वारा आवेदन फेंका गया, जिससे पूरा अभिभाषक संघ का अपमान है। आप क्या चाहते हैं? उनके प्रति हम कठोर कानूनी कार्रवाई चाहते हैं ताकि वो भविष्य में अभिभाषक संघ ऐसा व्यवहार ना करे और कम से कम पनिशमेंट के तौर पर स्थानांतरण किया जाए।
कि उनको कानूनी और विधि का 1% भी ज्ञान नहीं है, उनके द्वारा अब अभिभाषक आवेदन ना लेना ये इस बात के लिए सिद्ध करता है कि उन्हें विधि का ज्ञान नहीं है, और विधि का जिस व्यक्ति को ज्ञान है। मैदपुर से भामलाल गोयल की रिपोर्ट।